नहीं, एक तो निरपेक्ष भाव से तो यही बात जा रही है ना कि आप काबिल लोगों को लाएंगे, यानी जी। अभी तक सत्ता में जो लोग हैं या आते गए वो नाकाबिल हैं। नहीं। मेरी पूरी बात सुन लीजिए। और अगर आपके काबिलियत का पैमाना क्या है, निर्धारण आपने किसी ठीक तरह से बात, किया ये अच्छा सवाल है। और उसके साथ दूसरी बात ये कि अगर सत्ता में आने के बाद काबिल लोग नाकाबिल हो जाते हैं तो आपके जनसुराज की क्या गारंटी है? और अगर गारंटी नहीं है तो बिहार की जनता एक क्षण के लिए और क्यों ठीक मजबूर? 3 सवाल आपके जवाब दे रहा हूँ। पहला इन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि काबिल आदमी को लाएंगे मतलब दूसरा नाकाबिल, ये बात नहीं है। लकीर बड़ी करने के लिए उस दूसरे को काटना जरूरी है, उसे लंबी लकीर खींची जा सकती है। तो जिसको जन स्वराज का नेतृत्व दे रहे हैं, इसका पहला पैमाना ये है कि उस आदमी को आप जो जन स्वराज का अध्यक्ष बनेगा, यहाँ पर 4 बड़े पार्टियों के अध्यक्ष पहले से हैं। भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी हैं, जदयू के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी हैं, आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद जी हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश जी हैं। जन स्वराज का जो अध्यक्ष बनेगा उसको खड़ा कर दीजिए और 5 के सामने उसकी काबिलियत, उसका डिग्री, समाज में नजरिया और किसी भी विषय पर आप उससे बहस करा लीजिए, खुद तय कर लीजिए कि उसमें काबिल कौन है। काबिलियत का पैमाना समाज है। दूसरी बात आपने कही कि ये इसकी क्या गारंटी है कि जन स्वराज का आदमी, अगर काबिल आदमी भी गलत बन जाए। इसीलिए देश में पहली बार, ये घोषणा हमको 2 को करनी है लेकिन आपने सवाल उठाया है, देश में पहली बार किसी राजनीतिक दल ने अपने संविधान में ये लिखा है, राइट टू रिकॉल, कि अगर जो व्यक्ति जन स्वराज के टिकट पर चुनाव लड़ेगा उसको ये एफिडेविट साइन करके देना पड़ेगा लीगली कि जन स्वराज के संस्थापक सदस्य उस विधानसभा क्षेत्र के 1 तिहाई जन स्वराज के संस्थापक सदस्यों ने अगर आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया और फिर वहां वोटिंग हुई और जन स्वराज के संस्थापक सदस्यों में आपने अगर अपना विश्वास खो दिया तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। ये एफिडेविट देने के बाद ही आप जन स्वराज से लड़ पाएंगे। इस बात को हम लोग जन स्वराज अपने संविधान में लिख रहा है। तीसरा और अंतिम सवाल कि जन स्वराज पर भरोसा क्यों करें? ठीक बात है, ये अच्छा सवाल है। जन स्वराज पर भरोसा इसलिए करें कि पहले से जो लोग यहाँ पर हैं वो एक्सपायर मेडिसिन है। आपने उसको जांच लिया, परख लिया, जानते हैं कि ये दवा काम नहीं करती। मान लीजिए कि आपके घर में कोई बीमार पड़ गया, भगवान न करे, और उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई जिस सुधर ही नहीं रही है। डॉक्टर ने दवा दिया, हर तरह का दवा दे दिया, तो सुधर नहीं रहा है। आपने कहा डॉक्टर साहब इससे क्या होगा, अब तो नहीं सुधर रहा है। डॉक्टर ने कहा भाई एक नई दवा आई है, उसका पूरा प्रमाण तो नहीं है लेकिन 20% 40% संभावना है ठीक हो सकती है, लेकिन कुछ खतरा भी हो सकता है। आपका अगर आदेश हो, अगर आप सहमत हो तो हम एक बार ट्राई करके देखते हैं, आप क्या कहिएगा? अपने परिजन को बचाने के लिए आप क्या कहिएगा कि जो 3 दवा जिसको आपने ट्राई कर लिया, जिसका फायदा नहीं हुआ, उसी पर रखिएगा या कहिएगा कि ना भाई इतना डॉक्टर साहब 20% संभावना है लेकिन नया दवा आया है इसको ट्राई कीजिए, शायद हमारी किस्मत, दुआ, भगवान का आशीर्वाद शायद लग जाए। तो जन स्वराज जो 3 दिन दलों से हम लड़ रहे हैं वो एक्सपायर मेडिसिन है। जनता ने उसको 30 बरस देख लिया, परख लिया, जान लिया, ये नहीं सुधार सकता है। जन स्वराज नया प्रयास है, इससे सुधार हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता, लेकिन शायद हो भी सकता है। तो ऊपर वाले की दुआ रही तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता वो रिस्क लेगी। और एक अंतिम बात, हमारा अपना मानना है कि सबके जीवन में कभी न कभी सवेरा आना है। बिहार के 13 करोड़ जनता के भविष्य में भी कभी न कभी तो सुधार भगवान ने, ऊपर वाले ने लिखा होगा। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। हम तो पहले भी ये हमको समझ थी, हमने पहले प्रयास क्यों नहीं किया? प्रयास हम तब शुरू किए हैं जब ऊपर वाले की मर्जी हुई है। हम 1% है, ऊपर वाला 99% है। मेरा ये विश्वास है कि 13 करोड़ बिहार के लोगों का जीवन भी कभी सुधरना भगवान ने तय किया होगा और शायद जन स्वराज वो निमित्त है, वो रास्ता है जिसके जरिए वो सुधार हो पाए।
छोटे हैं, आपके भी 2 छोटे हैं। ये सुनिए, इतना है भगवान, बिहार के लिए चिंता करने वाले लोग इतना घबराए हैं। आपने कहा माई समीकरण, रुकिए, अभी हमारी बात पर मत जाइए। पूर्णिया रुपौली में चुनाव हुआ है, सबसे ताजा प्रमाण, जनता का प्रमाण ही सबसे बड़ा प्रमाण है। रुपौली में चुनाव हुआ, माई समीकरण की बात करने वाले आरजेडी वालों ने बीमा भारती जी को वहां उम्मीदवार बनाया। रुपौली की स्थिति से जो लोग जानकारी रखते हैं, बीमा भारती जी के अपने जाति के 35-40 हजार लोग उस विधानसभा में रहते हैं। 15,000 MY में भाई समाज के लोग, यादव समाज के लोग रहते हैं, और 45,000 वहां मुसलमान रहते हैं। तीनों मिलाइएगा तो 1 लाख हुआ। और माई समीकरण के जमींदारी का दावा करने वाले लोग, ठेकेदारी करने वाले लोग के कैंडिडेट को 30,000 वोट आया। दूसरा देखिए, एनडीए का अति पिछड़ा तो नीतीश जी के साथ है, तो भैया रुपौली में 1,10,000 अति पिछड़ा है, उनको कितना वोट आया? 50,000। और जीता कौन? उस वो आदमी जीता है, हमारा आदमी नहीं जीता है। धनसुराज की बात छोड़ दीजिए, वो आदमी जीता है जिसके जाति का 5-6 हजार आदमी वहां रहता है। और आप लोग कह रहे हैं कि बिहार में माई समीकरण है, सब जाते हैं, पब्लिक सब पागल है। अरे भाई, आप ये समझिए, अगर यहाँ सोना और पीतल रख दिया जाए तो आप किसी जाति के यहाँ सोना उठाइएगा कि पीतल उठाइएगा? फर्क बस इतना है कि कोई सोना दिखना चाहिए, आचार से, विचार से, व्यवहार से, कर्म से। अगर आप सोना दिखेंगे तो समाज का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है, कौन नहीं चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा पढ़े, कौन नहीं चाहता है कि उसके बच्चे के शरीर पर कपड़ा हो, कौन नहीं चाहता है कि उसके बच्चे को पलायन नहीं करना पड़े। हाँ, अब ये जिम्मेवारी हम पर है, जनसुराज पर है कि हम वो तब तपाकर सोना दिखे, वो विश्वास अर्जित करे। और मैंने कहा है, अगर 3 बरस में विश्वास अर्जित नहीं कर पाए तो 5 बरस चाहे और चलना पड़े, 10 बरस प्रयास करना पड़े, हम पीछे नहीं हटने वाले। जब तक समाज को ये विश्वास न दिला दे तब तक ये प्रयास रुकेगा नहीं। बिहार को सुधारे बगैर मानने वाले नहीं है, चाहे 2 बरस लगे कि 10 बरस लगे। बोलिए डीओ क्या होता है? मेरे भाई, बिहार कहाँ से कहाँ सवाल आप करते हैं। हमने दल नहीं बनाया है, हम पूरी बात अपने बिहार के लिए। अगर हम अपने जीवन में, मेरे जीवन का भी हम 10 साल में अपना जीवन जीते। 10 साल हम संयुक्त राष्ट्र संघ में थे, 10 साल जो हमने काम, और जब संयुक्त राष्ट्र संघ में बुलंदी पर थे, जब वहाँ बुलंदी पर थे, 35 वर्ष के उम्र में संयुक्त राष्ट्र संघ में मुकाम हासिल कर लिए, तब हमने उसको छोड़ा और छोड़कर 10 वर्ष जो काम किया, जिसको आप चुनावी रणनीतिकार प्रबंधन कहते हैं, 2011 से 2021। और जब हम उस काम में चुनावी प्रबंधन रणनीतिकार जिसको आप कहते हैं, उसमें बुलंदी पर थे, तो 2021 में उस काम को छोड़ दिए। अब मेरा अगले 10 साल का जीवन का एक ही लक्ष्य है, बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराना है। चाहे उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े। हम देश, दुनिया, विश्व नहीं देख रहे, एक ही चीज देख रहे हैं, बिहार की समस्या, बिहार के बच्चे, बिहार की पलायन, बिहार का की शिक्षा। और जैसा मैंने आपको कहा, आप चुनाव देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि जब तक ये नहीं सुधरेगा तब तक बिहार में ही प्रशांत किशोर को इसी तरह से प्रयास करते रहना। विपक्ष आप पर कई तरह के आरोप लगाता है, जिसमें से एक आरोप ये है कि जनसुराज कुछ और नहीं बल्कि वन मैन शो है। इस आरोप पर प्रशांत किशोर ठीक, देखिए, कम से कम विपक्ष वाले या पक्ष वाले आरोप लगाना शुरू तो कर रहे हैं। जब हमने अभियान शुरू किया था तो कहता था ये है कौन, प्रशांत किशोर कौन है। किसी ने हमको व्यापारी कहा, तो हमने मंच पर कहा, कैमरे के सामने कहा, हाँ व्यापारी हैं, सामान बेचने आए हैं, अपना विचार बेचने आए हैं, लोगों को माथा पर टोकरी लेकर घर घर घूम रहे हैं, ये विचार बेच रहे हैं कि जाति धर्म नाली गली का छोड़ो, अपने बच्चों की चिंता करो, ये विचार बेचने आए।
तो ये तो मान रहा है ना विपक्ष वाला कि प्रशांत किशोर को बेचने आता है। तो हम ये विचार घर घर बेच कर आए हैं कि एक बार जीवन में नेताओं की बच्चों की चिंता छोड़ दो, अपने बच्चों की चिंता कर लो, ये विचार बेचने आए। तो आज अभी पहली बार, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि जो सत्ता में है और जो विपक्ष में है, दोनों के राजनीतिक कार्यकर्ता छोड़कर वहां जा रहे हैं जो अभी दल ही नहीं है। आप इसको जरा आकलन करके देख लीजिए। राजनीतिक कार्यकर्ता तो वहां जाता है जहां सत्ता है या सत्ता आने की संभावना है। जन सुराज अभी दल नहीं है और आरजेडी वाले चिट्ठी निकाल रहे हैं कि भैया लालू जी के समाजवाद का हवाला है, जो दल मत छोड़ो रे भाई, अरे यहीं पर बने रहो। भाजपा वाला कलम में भाजपा का नेता आया, कहा भैया भाजपा का कार्यालय है, बैठे हम लोग हैं, लेकिन चर्चा खाली जनसुराजे का हो रहा है। ये हमारी ताकत नहीं है, ये बिहार के लोगों की 30 बरस की छटपटाहट है। 30 बरस से भाजपा का डर दिखाकर लालू और लालू का डर दिखाकर भाजपा ने जो वोट लिया है, ये उनकी छटपटाहट है। कब बिहार के लोगों को कोई रास्ता मिल जाएगा तो मुफ्तखोरी जो है वो छूट जाएगी, राजनीतिक बंधुआ मजदूर कोई नहीं बचेगा। यही अभियान है, इसीलिए छटपटाहट और घबराहट है।